जी बच्चों, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जो नए बच्चे हैं बेटा 43 हो आप, 50 पूरे क्यों नहीं हो? कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में बच्चों? आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं बेटा? 45। दो बच्चे किधर हैं? ये दो बच्चे कहाँ पर हैं? क्या ये बच्चे सोए पड़े हैं? तो इनसे कहें इनको कोई कॉल कीजिए और इन बच्चों से कहिए कि हम आके ज्वाइन करें। आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आते होते हैं। ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, बीडीएस के लिए भी। अच्छा बच्चों, आज नए बच्चों को बहुत तवज्जो से सुने। जो पुराने बच्चे हैं वो हमारे साथ मसल पढ़ चुके हुए हैं और वो भी इसको सुने, ठीक है। बाज़ वक़्त आपका कोई पॉइंट ऐसा होता है जो बेहतर तरीके से क्लियर हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक मसल। मसल के बारे में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? आपको पता है आपकी बॉडी में कितनी तरह के टिश्यू होते हैं? जरा नाम लो ना, कितनी तरह के टिश्यू हैं? एपिथेलियल टिश्यू है ना, फिर हमारे पास था कनेक्टिव टिश्यू, फिर होता है मस्कुलर टिश्यू और फिर होता है नर्वस टिश्यू। कैसे ही है ना? क्लास रिस्पॉन्ड प्लीज, आपको रिस्पॉन्ड साथ साथ करना होगा, है ना। तो अब हम इसमें से जो एक टिश्यू पढ़ रहे हैं उसका नाम है मस्कुलर टिश्यू। अब आप अपनी बॉडी से चेक करें कि आपकी बॉडी पे मसल है ना। क्या आपके इंटरनल ऑर्गन्स जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इसोफेगस है, स्टोमिक है, इंटेस्टाइन्स हैं, उनकी वॉल्स में भी मसल्स हैं। आपका हार्ट भी मसल का बना हुआ है ना। तो इसका मतलब है द मस्कुलर टिश्यू इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन योर बॉडी। इज दैट क्लियर? अच्छा, उसके बाद अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि ये कैसा टिश्यू है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। क्लास आपको साथ साथ रिस्पॉन्ड करना होगा। उसका फायदा ये होगा कि मुझे पढ़ाने में मैं ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा सकूंगी। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मसल क्या है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ द इलोंगेटेड सेल। आपने हमेशा सुना होगा मसल सेल नहीं कहते, मसल फाइबर कहते हैं, है ना। जब आप कभी गोश्त घर में खाओ तो गोश्त दांतों में फंस जाए, कहते हैं जिसका फाइबर था जो दांत में फंस गया, है ना। तो फाइबर क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि जो मसल सेल है ये इलोंगेटेड होती हैं, ज्यादा लंबे होते हैं इन कंपैरिजन टू द सेल्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। तो एक बात तो ये तय हो गई कि अगर हम कहेंगे स्केलेटल मसल सेल कहने के बजाय अगर हम स्केलेटल मसल फाइबर कहें तो फाइबर का मतलब भी सेल ही होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? दूसरी इनकी प्रॉपर्टी है दे हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। एक इनमें एक्टिन होता है, एक इनमें मायोसिन होता है। जिस सेल के अंदर एक्टिन मायोसिन होगा उनकी इंटरेक्शन होगी और उसमें कॉन्ट्रैक्शन भी होगी, ठीक है। तीसरा इसमें पॉइंट आपने याद रखना है कि इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल माइक्रोफिलामेंट्स होती हैं, ठीक है। अब इनको मायोफिब्रिल्स भी कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल अपरेटस जो है, आपसे ये भी वाइवा में पूछा जाता है कि बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल अपरेटस क्या है मसल सेल के अंदर। तो आपने कहना है कि जिनको मायोफिलामेंट्स भी कहते हैं, इनको माइक्रोफिलामेंट्स भी कहते हैं और ये एक्टिन मायोसिन कहलाती है। मायो इसलिए कहते हैं जो चीज मसल से रिलेटेड हो वो मायो हो जाती है, ठीक है। तो ये मायोफिलामेंट्स भी हैं, इनको कहते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। उसके बाद देखो कि ये मेनली मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। आपने मसल का चैप्टर पढ़ा तो वहां से आपको ये बात आपको याद होगी। आगे चले टर्मिनोलॉजीज जो आप यूज करोगे। अब मसल के अंदर जो भी चीज है हम सार्को सार्को करके उसको फिट करेंगे। सार्कोमेयर है बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मायोफिलामेंट्स और मायोफिब्रिल्स। ये स्केलेटल और कार्डियक मसल में तो होगा लेकिन एब्सेंट होगा किसमें? किसमें एब्सेंट होगा? जल्दी से, सार्कोमेयर किसमें एब्सेंट होगा बच्चों? जल्दी से लिख के मुझे जवाब दो। स्मूथ में, वेरी गुड। इसीलिए ये जो सार्कोमेयर है ये एक रेगुलर पैटर्न ऑफ द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स है। तो ये रेगुलर पैटर्न सार्कोमेयर का एब्सेंट है स्मूथ मसल में। इसी वजह से स्मूथ मसल डज नॉट शो द स्ट्राइएशंस, ठीक है। वो जो लाइट एंड डार्क बैंड का पैटर्न बनता है ना स्केलेटल मसल में और कार्डियक मसल में, that pattern of light and dark band is absent from the smooth muscle because of the absence of sarcomere। और sarcomere क्या है? regular arrangement of the actin and myosin filaments। क्या ये बात क्लियर हुई है आप लोगों को क्लास? why you do not see the cross striation in the smooth muscle? कई बच्चे जवाब देते हैं जी स्मूथ मसल के अंदर तो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट ही नहीं है, तो ये बात गलत है। स्मूथ मसल के अंदर एक्टिन मायोसिन फिलामेंट होते हैं बट दे आर नॉट अरेंज्ड इन द रेगुलर पैटर्न सो दे कैन फॉर्म द sarcomere। because of that
the smooth muscle does not show the cross striation, do not show the light and dark bands. अच्छा जी, आगे होता है सार्कोसोम। सार्कोसोम किसको कहते हैं? जो माइटोकॉन्ड्रिया मसल के अंदर पड़े होंगे। सार्को का मतलब होता है फ्लैश, ठीक है। तो अब हम माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहेंगे। सार्कोसोम मींस माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द कार्डियक एंड स्केलेटल मसल। और फाइबर्स, अभी हमने फैसला किया था कि मसल सेल को हम फाइबर कहते हैं, इनको हम मायोसाइट्स भी कह सकते हैं एम्ब्रियोलॉजी की बेसिस की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब साइटोप्लाज्म को हम कहेंगे सार्कोप्लाज्म, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपसे पूछा जाता है कि बेटा ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ है या रफ है, कौन सी होगी बच्चों? ये सारे आपके एमसीक्यूज अभी डिस्कस हो रहे हैं। हाँ जी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल में है स्मूथ है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर आप फंक्शन याद करो तो उसका एक फंक्शन था, ये अपने अंदर कैल्शियम को स्टोर करता है और रिलीज करता है एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। क्या ये हमने एक्शन पढ़ा था? क्या ये फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है ना? ठीक है, वेरी गुड, कैल्शियम स्टोरेज, एक्सीलेंट। शहीर के अलावा भी बाकी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। और सेल मेम्ब्रेन को हम कहेंगे सार्कोलेमा। इस पूरी स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट सार्कोमियर है, और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब आपको पता चला कि मसल के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कौन सा है? स्मूथ है, और वो क्या करते हैं? कैल्शियम स्टोरेज करते हैं। आगे चलेंगे। आपके पास तीन मेन टाइप के मसल्स हैं, स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ। कार्डियक का आपको यकीनन पता होगा, ये दिल में होता है, और ये अभी आपने देना नहीं किसी को, इसलिए कि जो कार्डियक मसल्स हैं ये आप संभाल के रखें, दे आर इम्पोर्टेंट। दूसरा है स्केलेटल मसल, और तीसरा है स्मूथ, ठीक है। कार्डियक और स्केलेटल दोनों आपको क्रॉस स्ट्राइएशन शो करते हैं, यानी कि लाइट एंड डार्क बैंड बनाते हैं। अब आप इस सवाल का जवाब दो कि स्केलेटल और कार्डियक मसल के अंदर हमें लाइट एंड डार्क बैंड क्यों नजर आती हैं? जल्दी से जवाब लिखो। क्लास क्लास पार्टिसिपेट। और 45 बच्चे पूरे कराओ, 43 हैं, वो दो दोस्त किसके हैं जो छुपे बैठे हैं किसी कोने में? क्रॉस स्ट्राइएशन। मेरा सवाल है, व्हाई स्केलेटल एंड कार्डियक मसल शोज द क्रॉस स्ट्राइएशन? व्हाई दे शो द क्रॉस स्ट्राइएशन? क्या जवाब होना चाहिए? Actin and myosin filaments are arranged in sarcomere. Very good, because of sarcomere. Hina, excellent answer. हिना का जवाब बहुत अप्रोप्रिएट, छोटा सा आंसर लेकिन कंप्लीट। ये जिस बच्चे ने एक्टिन मायोसिन लिखा है, असलम, असलम कौन है? नुमान। ये किस बच्चे ने एक्टिन मायोसिन लिखा है? नुमान जफर। नुमान जफर, एक्टिन मायोसिन अगर आप लिखोगे तो एक्टिन मायोसिन स्मूथ मसल के अंदर भी है, ठीक है बेटा। एक्टिन मायोसिन कार्डियक में भी है, एक्टिन मायोसिन स्केलेटल में भी है, एक्टिन मायोसिन इन तीनों में है, लेकिन क्रॉस स्ट्राइएशन यानी कि लाइट एंड डार्क बैंड इसलिए नजर नहीं आएंगे कि एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स स्मूथ मसल के अंदर सार्कोमियर नहीं बनाएंगे। इसलिए specific arrangement of actin and myosin which is present in the cardiac and skeletal muscle in the form of sarcomere that is responsible for making the cross striation। तो आप जवाब दोगे due to sarcomere। very good, हिरा और जीशान, वेरी गुड आंसर। और जो बच्चे एक्टिन मायोसिन लिख रहे हैं जैसे नायला ने लिखा, तो बेटा एक्टिन मायोसिन तो स्मूथ में भी है, सार्कोमियर मिसिंग है, वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट मिसिंग है। इज दैट क्लियर टू द क्लास? अच्छा जी, अब आगे है क्लासिफाइड मसल को हम क्लासिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। हम देखते हैं कि मसल का स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है। तो स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? लाइनों के साथ और लाइनों के बगैर, है ना, यानी कि स्ट्राइएटेड और नॉन स्ट्राइएटेड। तो स्ट्राइएटेड हो गया स्केलेटल और कार्डियक, और नॉन स्ट्राइएटेड हो गया स्मूथ। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, क्या किसका फंक्शन आपके कंट्रोल में है, कौन से मसल का फंक्शन आपके कंट्रोल में है, कौन से दो मसल हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो खुद ही से अपना काम करते हैं। स्केलेटल, वेरी गुड, स्केलेटल वॉलेंट्री है, वो आपके कंट्रोल में है, आप उसको हिलाएंगे तो वो हिलेगा। लेकिन जो कार्डियक और स्मूथ है, इनकी एक प्रॉपर्टी कॉमन है कि ये इनवॉलेंट्री है, ये अपना काम आप सोए हुए भी होंगे तो ये कर रहे होंगे, ठीक है जी, वेरी गुड। आगे चलते हैं। ये आपके पास तीनों मसल्स हैं, पहला वाला स्केलेटल है, दूसरा वाला कार्डियक है, और तीसरा वाला स्मूथ है।
अब आप देखो कि जो स्केलेटन है इसकी शेप सिलेंडर की तरह है, इसकी शेप सिलिंड्रिकल है, सिलेंडर की तरह है। फिर आप देखो दूसरी चीज कि इसके मल्टीपल न्यूक्लियाई हैं, मल्टीपल न्यूक्लियाई हैं, एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। तो आप स्केलेटल मसल की 3 प्रॉपर्टीज तो कम से कम यहाँ से पकड़ लो और वो हमेशा याद रखना। नंबर 1, it is cylindrical. Number 2, multiple flat peripheral nuclei. Multiple flat peripheral nuclei. और तीसरी चीज आपने पकड़नी है, it has cross striation. ठीक है बच्चों, तो ये 3 बातें ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकले। अगर आपसे कोई कहता है कि स्केलेटल मसल की बेटा जरा प्रॉपर्टीज तो बताओ, तो आपका जवाब होगा इट इज सिलिंड्रिकल इन शेप, it has multiple flat peripheral nuclei and it has cross striation. ठीक है जी। अच्छा, अगर आप खाली सिलिंड्रिकल और स्ट्राइएशन कह के छोड़ दोगे, कई बच्चे वाइवा में पूछे हाँ बेटा प्रॉपर्टी बताओ, कहते हैं स्ट्राइएशन, तो एक्सटर्नल फॉरन कहेगा बेटा स्ट्राइएशन तो कार्डियक मसल में भी है। ठीक है, तो आपको कंप्लीट आंसर करें, क्योंकि कार्डियक मसल में मल्टीपल न्यूक्लियर नहीं है। देखो मल्टीपल न्यूक्लियर नहीं है, यहाँ ये यूनि न्यूक्लियर होता है, यहाँ ये बाय न्यूक्लिएटेड होता है, बस मल्टीपल नहीं होता। दूसरा इसका न्यूक्लियस देखो सेंटर में है, इसका न्यूक्लियस पेरीफ्री पे है, मल्टीपल है, फ्लैट है, इसका न्यूक्लियस ओवल है। ठीक है, इसके अलावा देखो कि शेप तो इसकी भी सिलिंड्रिकल है, लेकिन इसमें 2 चीजें ऐसी हैं जो किसी और में नहीं है। आपको मेरा पॉइंट ये समझ आ रहा है? 2 चीजें इसमें ऐसी हैं जो किसी और में नहीं। यहाँ से देखो तो यहाँ से कार्डियक मसल की जो शेप है वो सिलिंड्रिकल है, बिल्कुल ऐसे जैसे स्केलेटल मसल की है। लेकिन ये सिलिंड्रिकल शेप इधर जाकर क्या कर रही है, यहाँ पर सिलिंड्रिकल शेप ने क्या पैटर्न शो किया, ब्रांच। वेरी गुड। आपने जब भी कार्डियक मसल बोलना है आपके मुंह से ब्रांचिंग पैटर्न जरूर निकलना चाहिए। और वेरी गुड बेटा, ये जो अच्छा बच्चा है नोमान, उसने इंटरकलेटेड डिस्क लिखी, वीरा ने भी लिखी, पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, यानी ये नाम मेरे लिए नया है, वीरा, अच्छा, या वेरा है, जो भी है। अच्छा, इसने भी सही लिखा इंटरकलेटेड डिस्क। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हमारे आए हैं उनको इंटरकलेटेड डिस्क का भी नहीं पता, तो हम उनको ये बताते हैं बच्चों कि ये ब्रांचिंग पैटर्न एक तो देखो, दूसरा आप ये देखो कि ये एक मसल सेल दूसरे मसल सेल के साथ एक जंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। ये देखो, ये एक चीज है, ये वही चीज इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, ये जो जंक्शन है ना बिटवीन दी 2 मसल सेल, इसको कहते हैं इंटरकलेटेड डिस्क, जो बच्चों ने लिखी है। ठीक है, अब आपको पता ये चला कि स्केलेटल मसल के अंदर आपके पास सिलिंड्रिकल शेप है, मल्टीपल फ्लैट पेरिफेरल न्यूक्लियाई हैं, क्रॉस स्ट्राइएशन है। जब आप कार्डियक मसल पे आते हो तो इट इज सिलिंड्रिकल शेप, इट हैज ब्रांचिंग पैटर्न, it has the intercalated disc. Intercalated disc is the junction that connect the 2 muscle cells of the heart. हार्ट के 2 मसल सेल्स को जो जंक्शन कनेक्ट करता है उसको कहते हैं इंटरकलेटेड डिस्क। ठीक है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक मसल सेल है और ये मसल सेल का बीच में ब्रांचिंग पैटर्न भी आ रहा है। तो ये इंटरकलेटेड डिस्क जंक्शन है जो 2 मसल सेल को आपस में जोड़ता है। तीसरा इसका न्यूक्लियस देखो, इट हैज ओवल सेंट्रल न्यूक्लियस, रेयरली इट मे बी बाइन्यूक्लिएटेड। बहुत कम किसी किसी मसल सेल के अंदर ये होता है कि 2 न्यूक्लियस पड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब आप आओ तीसरी, और ये देखो इसके अंदर ना ग्लाइकोजिन बहुत ज्यादा होता है। कार्डियक मसल में भी ग्लाइकोजिन होता है, स्केलेटल मसल में भी ग्लाइकोजिन होता है। आपका क्या ख्याल है ग्लाइकोजिन क्या होगा, क्या काम कर रहा होगा? ग्लाइकोजन बेटा क्या काम कर रहा होगा, आपका दिमाग क्या कहता है? एनर्जी, बिल्कुल सही। अब कौन बच्चा एक बड़ा ही आला एमसीक्यू का जवाब देगा कि ये ग्लाइकोजन जो है ये ऑर्गेनेल है या इंक्लूजन है? वेरी गुड, एनर्जी हो गया। ग्लाइकोजन का अगला जवाब लिखो कि ग्लाइकोजन ये ऑर्गेनेल है या ये इंक्लूजन है? इंक्लूजन है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड। अच्छा जी, ये आपने बहुत अच्छे सवाल का जवाब दिया जो अक्सर पूछ लिया जाता है। अच्छा जी, इंक्लूजन वो होती है जो आती है, अपना स्टोर होती है और अपना काम कर के सेल का परमानेंट फीचर नहीं होती, वो वापस यूज होकर खत्म भी हो सकती है या सेल से निकल भी सकती है, तो सेल को कोई फर्क नहीं पड़ता।
अच्छा जी, अब तीसरा सेल आपके पास आया, इसका नाम है स्मूथ। स्मूथ नाम इसको दिया ही इसलिए गया, इसलिए नहीं कि ये स्मूदी पीता है। कौन कौन सा बच्चा स्मूदी पीता है? जामिन जावा पे और उधर जाकर कॉफी वाले जो होते हैं आपके कैफेज है बच्चों, कौन कौन सा बच्चा स्मूदीज पीता है घर में बना बना के, बनाना स्मूदी, स्ट्रॉबेरी स्मूदी। तो ये स्मूथ मसल कोई स्मूदी नहीं पीता है, ये स्मूथ मसल इसलिए कहलाता है कि इट इज नॉट हैविंग द क्रॉस स्ट्राइएशन। क्रॉस स्ट्राइएशन इज मिसिंग, लाइट एंड डार्क बैंड आर मिसिंग। शहीर वेरी गुड, काफी इस वाला तुम घूमते फिरते हो। अच्छा जी, अब आपके पास स्मूथ मसल जो है वो क्या है? वो स्मूथ इसलिए है कि उसके ऊपर क्रॉस स्ट्राइएशन नहीं है। दूसरा, इसका न्यूक्लियस सेंट्रल है, और इसका न्यूक्लियस ओवॉइड है, सेंट्रल है। और तीसरी बात है कि इट इज नॉट हैविंग द क्रॉस स्ट्राइएशन। और इसकी शेप क्या है? कौन बच्चा इसकी शेप बताएगा? स्मूथ मसल की शेप फ्यूजिफॉर्म, वेरी गुड, वेरी गुड इज्मा। फ्यूजिफॉर्म का क्या मतलब होता है? जो नए बच्चे हैं उनके लिए है कि फ्यूजिफॉर्म का मतलब होता है ऐसी शेप जो सेंटर से अपनी बेली रखती हो और साइडों से जाके टेपर हो रही हो, यानी नैरो हो रही हो। तो ये देखो, ये मसल सेल है, ये इसके नैरो एंड्स हैं, ठीक है। साइडों से ये सेल नैरो है, सेंटर में इसके बेली है, ठीक है बच्चों। तो कहते हैं हम कि ये जो हमारा सेल है ये फ्यूजिफॉर्म है। तो वो ये जरूर बड़े शौक से एक्सटर्नल सुनता है, ये एक्सटर्नल का फेवरेट क्वेश्चन है स्मूथ मसल में से सुनने के लिए कि हाँ बेटा बताओ इसकी शेप क्या है। आप कहेंगे फ्यूजिफॉर्म, वो कहेगा चलो बताओ फ्यूजिफॉर्म क्या होता है। आपका जवाब होगा कि इट हैज अ बेली in the middle where nucleus is present and its ends are tapered, narrow at the ends। क्या ये बात क्लियर हो गई है हमें? चलो आगे चलो, अब हम स्केलेटल मसल को पढ़ने लगे हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल में दोबारा वही चीजें रिपीट होंगी, आपने मेरे साथ अपने दिल में रिपीट करनी है, आपको याद हो जाए। लाइट एंड डार्क बैंड क्या प्रेजेंट है क्लास? और सिर्फ वही बच्चे ना जवाब लिखते जाए, सारी क्लास पार्टिसिपेट करे। क्या न्यूक्लियस मल्टीपल, फ्लैट और पेरिफेरल है? क्या इसकी शेप सिलिंड्रिकल है? तो बेटे फेसबुक की तस्वीरें आंखों में बसाने की बजाय आपने इस तस्वीर को आंख में बसाना है, 3 जवाब आपके सामने फौरन आ जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास क्या है कि न्यूक्लियस जो है पेरिफेरी पे है और मल्टीपल है, और एक मसल सेल को हम फाइबर कहते हैं, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। जब आप लाइट माइक्रोस्कोप से स्केलेटल मसल को देखोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? अब आप लाइट माइक्रोस्कोप से स्केलेटल मसल को देखो, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्केलेटल मसल आपको दिखाएंगे। लाइट माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो आपको वही 3 चीजें नजर आएंगी जो आपको रटवा दी हैं। नंबर 1, शेप क्या है? सिलिंड्रिकल। नंबर 2, न्यूक्लियस है मल्टीपल, फ्लैट, पेरिफेरल। और तीसरी चीज है क्रॉस स्ट्राइएशन। बस ये 3 चीजें रट लो, क्योंकि हमारी लैब के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं है, हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है। तो ये 3 बातें ऑटोमेटिकली आपके मुंह से बाहर आनी चाहिए, ठीक है जी। और इसके बंडल्स जो होती हैं वो वेरी लॉन्ग होती हैं। कौन कौन सा बच्चा जो जिम जाता है तो उसने अपने और इलांगेटेड बंडल्स कर लिए होंगे, और फिर वो अपना डेल्टॉइड जो है ना ऐसे प्रोमिनेंट करके भी देख सकते हैं, उसको नजर आ सकता है उसके डेल्टॉइड जो है उसके अंदर कितना वो थिक उसका जो है डायमीटर हो गया है, ठीक है बच्चों। तो आपके पास मसल, स्केलेटल मसल सिलिंड्रिकल होगा, और एक मसल का डायमीटर 10 मिलीमीटर से लेकर 100 मिलीमीटर तक हो सकता है। न्यूक्लियस फ्लैट, पेरिफेरल और मल्टीपल है, और आपके पास क्रॉस स्ट्राइएशन है। अच्छा जी, शहीर बच्चा मुझे लगता है काफी जरा फिरने तुरने वाला बच्चा है, जिम भी जाता है। लो जी, अब एक दफा और आपको तस्वीर एक और तरीके से दिखा दी। कब किसी बच्चे को कोई तस्वीर याद रह जाती है, किसी को कोई याद रह जाती है, इसलिए मैं मल्टीपल तस्वीरें लगाती हूँ। ये बेटा स्ट्राइएशन देखो, सिलिंड्रिकल शेप देखो, मल्टीपल फ्लैट पेरिफेरल न्यूक्लियाई देखो। ये देखो, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये है, ये है और ये है। अब आपके मुंह से ऑटोमेटिकली स्केलेटल मसल के देखते ही ये 3 बातें मुंह से निकले। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पिक्चर ऑफ स्केलेटल मसल है। इसके अंदर क्या है? सार्को। अब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब स्केलेटल मसल सेल को देखोगे तो क्या मिलेगा? इसके अंदर मायोफिब्रिल्स होंगे। मायोफिब्रिल्स क्या थे? मायोफिब्रिल्स
स्केलेटल मसल सेल के अंदर क्या है? फिब्रिल्स, मायो का मतलब मसल, मसल सेल के अंदर पड़े हुए फिब्रिल्स। फिब्रिल्स का मतलब होता है बिल्कुल इंतहाई माइन्यूट, इंतहाई डेलिकेट किस्म के फाइबर्स, ठीक है, उनको फिब्रिल्स कहते हैं। वेरी गुड, एक्टिन एंड मायोसिन। और एक्टिन और मायोसिन एक प्रॉपर अरेंजमेंट बना के हमारे पास सार्कोमेयर बनाएंगे। सार्कोमेयर की वजह से हमारे पास डार्क बैंड ए आएगा और लाइट बैंड आई आएगा। अब हमने ए को और आई को कैसे याद करना है? आप देखो डार्क के अंदर ए है, जो नए बच्चे आए हैं वो देखें, क्या डार्क के अंदर आपको ए नजर आ रहा है? तो बस जो डार्क बैंड है उसको आपने ए कह देना है। और लाइट के अंदर आई है, कैन यू सी दिस आई? मैं आपकी आंख की बात नहीं कर रही, मैं इस आई की बात कर रही हूँ। तो उस वजह से लाइट बैंड को अपने आई कह देना है, ठीक है। ये एनिसोट्रॉपिक हो गया, ये आइसोट्रॉपिक हो गया, ये भी ए याद रखना है, ये भी आई याद रखना है। मसला हल हो गया। चलो जी आगे चलते हैं। Myofilaments are organized in repeating functional unit called the sarcomeres responsible for the muscle contraction। बस इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, स्केलेटल मसल में जिसको सार्कोमेयर नहीं आता वो समझिए उसने स्केलेटल मसल नहीं पढ़ा। तो ये रिपीटेड फंक्शनल यूनिट है। अब इसमें कितनी प्यारी बात है, कौन सा बच्चा इन 3 लफ्जों से 2 पैगाम ले रहा है? रिपीटेड फंक्शनल यूनिट। क्या क्या पता चला सार्कोमेयर क्या है? सार्कोमेयर की 2 प्रॉपर्टीज क्या हैं? एक तो ये फंक्शनल यूनिट है और दूसरा ये रिपीट होता है। एक सार्कोमेयर के अगले दूसरा सार्कोमेयर, उसके अगले तीसरा सार्कोमेयर रिपीटिंग पैटर्न में है, ठीक है जी। अब आपके पास क्या है कि इट इज वेरी रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया। आपके स्केलेटल मसल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पड़े होती हैं। इसके अंदर एनर्जी देने के लिए बहुत सारा ग्लाइकोजन और मायोग्लोबिन होता है, ठीक है बच्चों। ये है वो पिक्चर जब आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना है। अब लाइट माइक्रोस्कोप तो 3 फीचर रटवा दिए थे ना, सिलिंड्रिकल, मल्टीपल फ्लैट पेरिफेरल न्यूक्लियाई एंड लाइट एंड डार्क बैंड। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को रटने के लिए ये सोचो कि आपका स्केलेटल मसल है, स्ट्राइएशन शो कर रहा है, तो आप बताओगे इसमें मायोफिब्रिल्स हैं। मायोफिब्रिल्स क्या बना रही हैं? सार्कोमेयर बना रही हैं। और आपके मसल्स जहां कहीं भी होंगे उनको एनर्जी चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा और दूसरा सोर्स है ग्लाइकोजन। बस ये टॉपिक है रॉकेट साइंस याद करने का। आगे चलते हैं। डार्क बैंड नेम ए बैंड, each A band has a central lighter area H zone and H zone has central dark line M line, ठीक है। अब आप इधर से ही एक चीज और याद कर लो कि जो आपका ये जो ए बैंड है ये डार्क है, ये हम पिछली स्लाइड से याद करके आ गए हैं। ए बैंड के सेंटर में एक लाइटर जोन है जो एच जोन है और एच जोन के सेंटर में एम लाइन होती है। अच्छा, जो आपका मायोसिन फिलामेंट होता है ना, वो दोनों तरफ से जुड़ा हुआ होता है, उसके दोनों एंड्स जुड़े हुए होते हैं। एक एंड से वो एम लाइन के साथ जुड़ा हुआ होता है, दूसरे एंड पे वो जी लाइन के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन जो लाइट बैंड होता है उसको आप आई बैंड कहते हो, और आई बैंड के सेंटर में एक जी लाइन होती है, वो जी लाइन से बाइसेक्ट होता है। चलो पहले लाइनों की बात कर लेते हैं। ये बताओ कि डार्क बैंड के सेंटर में जो लाइन है उसका नाम क्या है? डार्क बैंड के सेंटर में जो एम लाइन है, वेरी गुड, एम लाइन है। और लाइट बैंड के सेंटर में से जो लाइन गुजर रही है उसका नाम क्या है? उसका नाम जी लाइन है। अच्छा, अब ये बात आपने ध्यान से सुननी है, सारी क्लास रिस्पॉन्ड करे। कुछ बच्चे हैं जो रिपीटेडली जवाब दे रहे हैं और कुछ बच्चे हैं जो सो चुके हैं। 44 बच्चे हुए हैं, एक बच्चा अभी भी गुमा हुआ है, उसको ढूंढो कि वो कोरोना बनकर दुनिया को डरा तो नहीं रहा। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपके पास 2 लाइनें आ गई हैं, एम लाइन एंड जी लाइन। मैं अब ये बात ध्यान से सुनने वाली है, जो आपके पास एक्टिन फिलामेंट है वो सिर्फ जी लाइन के साथ जुड़ेगा, वो सिर्फ एक तरफ से अटैच होता है, ठीक है। लेकिन जो आपके पास दूसरा फिलामेंट है उसका क्या नाम है? मायोसिन। मायोसिन मायोसिन इन दोनों लाइंस के साथ जुड़ता है, एक तरफ एम लाइन से अटैच होता है और एक तरफ जी लाइन से अटैच होता है, ठीक है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? जो आपके पास एक्टिन फिलामेंट है और मायोसिन फिलामेंट है, myosin filament will attach to the M line on one end and at the other end it will attach to the C line, while the actin filament it will attach on one side only and it will attach to the Z line। इसका मतलब है Z line पे एक्टिन भी अटैच हो रहा है और मायोसिन भी अटैच हो रहा है, लेकिन M line पर सिर्फ कौन अटैच होगा?
एम लाइन पे सिर्फ कौन अटैच हो रहा है? नो, एक्टिन नहीं अटैच हो रहा है एम लाइन पे, मायोसिन, मायोसिन अटैच हो रहा है। एम लाइन के साथ मायोसिन अटैच हो रहा है एक एंड पे, और दूसरे एंड पे वो जी लाइन के साथ अटैच हो रहा है। जबकि जो एक्टिन फिलामेंट है वो सिर्फ एक ही एंड पे अटैच होता है और जी लाइन को अटैच होता है। क्या आप ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? बेटा सबको पता चले, जो आपके पास मायोसिन फिलामेंट होगा वो एम लाइन पे एक तरफ, फर्ज करो ये मेरा वो मायोसिन फिलामेंट है। मायोसिन फिलामेंट एक तरफ से एम लाइन को अटैच हो गया है, एक तरफ से जी लाइन को अटैच हो गया है। लेकिन जो एक्टिन फिलामेंट है वो सिर्फ जी लाइन पे अटैच होगा, सिर्फ जी लाइन पे अटैच होगा और एक ही तरफ से अटैच होगा। लो बच्चों, ये वो क्वेश्चन है जो आपको कहा जाता है कि बेटे सार्कोमेयर को आप डिफाइन करें और बताएं कि ये क्या है और रेस्टिंग स्टेट में इसका क्या साइज है और इसके अंदर ये किस किस का बना हुआ होता है। ठीक है, इन सारे सवालों का जवाब इस पिक्चर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर फरमाएं। सेगमेंट ऑफ अ मसल फाइबर बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइन और जी डिस्क इज नोन एज सार्कोमियर। पहले पता चला कि किन दो चीजों के दरमियान सार्कोमियर है बच्चों, किन दो लाइंस के दरमियान जो एरिया होगा सार्कोमियर कहलाएगा, बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइन। बिल्कुल सही, सक्सेसिव लिखना है, खाली जी लाइन नहीं लिखना। सक्सेसिव का मतलब होता है एक के फौरन बाद दूसरी, एक के टू जी लाइंस भी नहीं लिखना। इसमें क्या होता है, एक जी लाइन आपके घर बैठी हुई हो, दूसरी जी लाइन मेरे घर हो, तो नहीं, सक्सेसिव जी लाइन के एक जी लाइन है और उसके फौरन बाद जो दूसरी आ रही है। वेरी गुड शहीर, वेरी गुड नुमान, बिल्कुल सही, सक्सेसिव जी लाइन लिखना है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो सक्सेसिव का मतलब होता है एक के फौरन बाद आने वाला दूसरा। अब नेक्स्ट देखो, सार्कोमियर की लेंथ क्या है? 2.5 माइक्रोन मीटर लॉन्ग इन रेस्टिंग मसल। जब आप मसल रेस्टिंग स्टेट में होगा, उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, तो सार्कोमियर की लेंथ 2.5 माइक्रोन मीटर है। इसका मतलब है जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सार्कोमियर अपनी अपनी लेंथ चेंज करेगा। इसका ये मतलब हो गया कि सार्कोमियर की रेस्टिंग स्टेट में ये लेंथ है, तो जब आप अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ये इसको लंबा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए? क्लास जवाब दीजिए। इट विल कॉन्ट्रैक्ट, छोटा, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आएगा सार्कोमियर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल फाइबर। आपको ये भी पता चल गया कि ये बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है। और ये किसका किसका बना हुआ होता है? इट कंसिस्ट ऑफ हाफ आई बैंड, कंप्लीट ए बैंड एंड हाफ आई बैंड। ये एमसीक्यू भी है। इट कंसिस्ट ऑफ हाफ आई बैंड, कंप्लीट ए बैंड एंड हाफ आई बैंड। ये भी आपको पिक्चर में दिखाते हैं, फिर आपको समझ आ रही है। अभी आप जरा ये याद कर लो, हाफ प्लस वन प्लस हाफ। Myofibrils consist of an end-to-end repetitive arrangement of the sarcomere. अब myofibrils में क्या है? repeated arrangement है sarcomere का। ये सारी बातें आप लिखोगे तो आपको फिर मिलेंगे फुल मार्क्स और फिर आप खुश हो जाओगे। जी, अब ये देखिए sarcomere। सबसे पहले हम अपनी बातें रिपीट करते हैं। ये देखिए मेरे कर्सर के साथ चलिए, यहाँ नीचे देखिए आई बैंड। ये आपके पास आई बैंड है जो कि लाइट है। इस लाइट आई बैंड को कौन बाइसेक्ट कर रहा है? जी डिस्क कर रहा है। जी लाइन भी कह सकते हैं, जी डिस्क भी कह सकते हैं। अब आप नेक्स्ट देखिए, आपके पास है ए बैंड। ए बैंड इज दी डार्क बैंड, डार्क DAR की डार्क होता है, तो ए का मतलब है कि ये ए बैंड है, डार्क बैंड इज ए बैंड। इसके सेंटर में देखो, ये जो आपके पास लाइटर जोन आया ना, इसका नाम है एच जोन। और इस एच जोन के सेंटर से एक लाइन गुजर रही है, इसको कहते हैं एम लाइन। ठीक है, अब आपके पास अगर आपको मैंने कहा कि हाफ आई बैंड है, कंप्लीट ए बैंड है और हाफ आई बैंड है, तो अब ये देखो कि ये एक जी डिस्क है और ये सक्सेसिव जी डिस्क दूसरी है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्या बताया जा रहा है कि सार्कोमियर इज प्रेजेंट बिटवीन दी टू सक्सेसिव जी लाइन। सक्सेसिव का लफ्ज यूज करना है, एक के बाद फौरन आने वाली दूसरी जी लाइन। ठीक है, अब देखो इधर से अगर आप काउंट करो, ये हाफ आई बैंड है, कंप्लीट ए बैंड है और फिर हाफ आई बैंड है। ठीक है बच्चों, अब जो मैंने आपको पॉइंट बताया था वो ये बताया था कि जो आपका लाइट बैंड है, जो आपका एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट सिर्फ जी लाइन पे अटैच होगा
और जो आपका मायोसिन फिलामेंट है वो एक तरफ से जी लाइन पे अटैच होता है और दूसरी तरफ से एम लाइन पे अटैच होता है। ठीक है, अच्छा क्या इससे आपको सार्कोमेर पता चल गया? और रेस्टिंग स्टेट में इसकी क्या लेंथ थी? 2.5 माइक्रोन मीटर। आगे चलो, अब इस तरह से देखो, आपके पास ये है थिक फिलामेंट। अब आपको ऐसे थिक फिलामेंट की फॉर्म में पिक्चर दिखा दी है। सबसे पहले देखो ए बैंड, ठीक है, ए बैंड, ए बैंड के अंदर थिक फिलामेंट है और साथ थिन फिलामेंट का पोर्शन भी आया हुआ है। ठीक है, ये बीच वाला जो जोन है दैट इज द एच जोन और ये जो लाइन है दिस इज द एम लाइन। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बैंड के अंदर बेटा कौन से फिलामेंट होंगे, क्या सिर्फ मायोसिन होंगे या एक्टिन और मायोसिन दोनों नजर आ रहे हैं? क्लास जवाब दीजिए। क्लास मेरा क्वेश्चन सुने, इन ए बैंड व्हाट डू यू हैव? ओनली द मायोसिन फिलामेंट और मायोसिन एंड एक्टिन दोनों? बिल्कुल सही, बोथ, वेरी गुड वेरी गुड, दोनों बोथ बिल्कुल सही। एक्टिन एंड मायोसिन बोथ आर प्रेजेंट इन द ए बैंड और द डार्क बैंड। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि व्हाट इज प्रेजेंट इन द आई बैंड? व्हाट इज प्रेजेंट इन द आई बैंड? एक्टिन फिलामेंट, वेरी गुड वेरी गुड, एक्टिन ओनली, वेरी गुड। अब हम ये देखते हैं कि कलेक्टिवली आई बैंड में क्या क्या पड़ा हुआ है और ए बैंड में कलेक्टिवली क्या क्या पड़ा हुआ है। अभी तो पहले हमने सिर्फ मायोफिब्रिल की बात की ना, कि ए बैंड के अंदर थिक फिलामेंट भी है और थिन भी है, जबकि आई बैंड कंटेन्स ओनली द एक्टिन और द थिन फिलामेंट। ठीक होगी बात? अच्छा, अगर आपसे कोई कलेक्टिवली पूछता है कि बेटा आई बैंड के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ हो सकता है, तो आई बैंड के अंदर बेटा देखो, आई बैंड के अंदर ये जी लाइन भी है। तो आपको कभी कभी ऑप्शन में वो ये दे सकते हैं कि आपको कहेंगे जी व्हाट इज प्रेजेंट इन द आई बैंड, तो नीचे ऑप्शन में लिखा हो एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट एंड जी डिस्क, तो क्या ये सही आंसर नहीं होगा? आई बैंड के अंदर जी डिस्क भी होती है। तो कोई कोई आपको मुश्किल करने के लिए आंसर आपका, आपको सिर्फ ये नहीं कह सकते आई बैंड कंटेन्स दी और नीचे ऑप्शन हो एक्टिन फिलामेंट्स, वो आपको ये भी दे सकते हैं एक्टिन फिलामेंट एंड जी डिस्क। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट एंड जी डिस्क, वेरी गुड। और ये बहुत अच्छा बच्चा है नोमान जिसने लिख दिया टाइटिन। तो टाइटिन वो प्रोटीन है विच कनेक्ट द थिक फिलामेंट विद द जी डिस्क, बिल्कुल सही। तो ये सारी चीजें आपके पास आई बैंड में होंगी। तो आई बैंड कंटेन्स थिन फिलामेंट, number 2 it contains the Z disc, and number 3 it contains the titin protein which connect the thick filament with the Z line. शाबाश, गुड क्लास, गुड रिस्पॉन्स। अच्छा जी, अब आप अगर आप उसके मुकाबले में ए बैंड को देखो तो ए बैंड के अंदर क्या क्या आ जाता है? ए बैंड के अंदर आपके पास मायोसिन फिलामेंट है जिसको थिक फिलामेंट भी कहते हैं, एक्टिन फिलामेंट जो कि थिन फिलामेंट कहलाता है, आपके पास एच जोन भी होगा और आपके पास एम लाइन भी होगी। ठीक है, और आपके पास आप ये देखो कि जो आपका थिक फिलामेंट या मायोसिन फिलामेंट है वो अटैच हो रहा है एक तरफ एम लाइन के साथ और दूसरी तरफ वो अटैच हो रहा है विद द हेल्प ऑफ टाइटिन स्प्रिंग लाइक प्रोटीन विद द जी डिस्क। आपसे कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि टाइटिन किस तरह की प्रोटीन है, तो स्प्रिंग लाइक है, आप इसकी शेप से याद रखना, स्प्रिंग लाइक है ये। ठीक है, अच्छा, अब जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ये जो आपका थिक फिलामेंट है ये अपनी जगह नहीं चेंज करता। इसके ऊपर देखो इसके छोटे छोटे हेड्स लगे हुए हैं। कैन यू सी दिस हेड्स? क्लास रिस्पॉन्ड करो, कैन यू सी दिस हेड्स सारी क्लास? अच्छा, अब ये जो हेड्स हैं इनके ऊपर एक पॉइंट बना हुआ होता है जो कि एक्टिन फिलामेंट पे जाके अटैच होता है। इन हेड के ऊपर ये गोल्फ की स्टिक की तरह का हेड होता है और इस हेड के ऊपर एक पॉइंट होता है विच इज फॉर द एक्टिन फिलामेंट। तो ये और वो अनमास्क कब होता है? वो अनमास्क होता है या वो जाहिर होता है जब कैल्शियम अटैच होता है विद द ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन सी एक मॉलिक्यूल है जो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर लगा होता है। ट्रोपोनिन सी पे जब कैल्शियम अटैच होता है तो वो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर उस जगह को अनमास्क कर देता है जो पहले छुपी हुई होती है, और वो इस हेड के ऊपर जो पॉइंट मौजूद होता है फॉर द एक्टिन फिलामेंट जिसके साथ अटैच हो जाता है और उसको ड्रैग करके अंदर की तरफ खींचता है। ये वाले हेड्स दे कीप ऑन ट्रैकिंग द
they keep on dragging the actin filament towards the M line. ठीक है, these heads keep on dragging the actin filament towards the M line. अब ये बताओ कि जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो कौन सा जोन है जो गायब हो जाएगा? कौन सा जोन? 8th जोन. वेरी गुड, 8th जोन. अच्छा ये बताओ कि क्या ये एक्टिन मायोसिन फिलामेंट अपनी लेंथ चेंज करेंगे? डू दे चेंज देयर लेंथ? एक्टिन एंड मायोसिन? नो. वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. और उसके बाद आपको ये पता चला कि सार्कोमियर की जो लेंथ है उसको कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कम होना चाहिए. वेरी गुड. बस अब आपने इसके सारे मैकेनिज्म पढ़ लिए हैं. अच्छा जी, अब हम इंपॉर्टेंट बातें जरा देखेंगे. ये वही बात है बेटा जो हमने पिक्चर में कर ली है, इसलिए स्लाइड को हम छोड़ देते हैं. यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी ये चीज. आपने याद रखिए ये एमसीक्यू है. ये प्लीज बेटा इसको नोटिस कीजिएगा. ये आपके पास एक मायोसिन फिलामेंट या एक थिक फिलामेंट जो है उसका एक मॉलिक्यूल है. ठीक है, अब आपके पास एक मॉलिक्यूल को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी एक टेल है. ये इसकी टेल है, ये उसका हेड है. हेड के ऊपर दो चीजें हैं, वो जरा आप सारे बच्चे बताओ वो क्या है? ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. The head of the myosin molecule has two sides. एक एक्टिन बाइंडिंग साइड है, बिल्कुल सही, जिसके साथ वो एक्टिन के साथ अटैच होगा. और दूसरा एटीपी एंड एटीपीएस बाइंडिंग साइड. हर चीज को एनर्जी चाहिए, हर चीज को एनर्जी चाहिए. ठीक है, तो ये एटीपी एंड एटीपीएस बाइंडिंग साइड हो गई और दूसरी साइड हो गई एक्टिन बाइंडिंग साइड. ये एनर्जी यूज करता जाएगा, एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच होकर उसको इनवर्ट ड्रैग करता जाएगा टुवर्ड्स द एम लाइन. क्लियर हो गई? ये एमसीक्यू है, ये पिक्चर याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा जी, आगे चलते हैं. ये हमने कर ली है, ये भी हमने कर ली है. हाँ, ये एक बात याद कर लो. ग्लोबुलर हेड्स फॉर्म क्रॉस ब्रिजेस बिटवीन थिक एंड थिन फिलामेंट, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होगी. बस ये चीज याद रखनी है. अब आपके पास थिन फिलामेंट है, तो थिन फिलामेंट के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो जरा देखो. थिन फिलामेंट है तो थिन, लेकिन इसको समझना ज्यादा जरूरी है. थिक फिलामेंट में कोई रॉकेट साइन नहीं था. हमारे पास एक टेल थी और एक हेड था. हेड के ऊपर दो साइड्स थी, वन फॉर बाइंडिंग फॉर द एक्टिन एंड अदर इज फॉर द एटीपी. ठीक हो गया. लेकिन जब आप एक्टिन फिलामेंट पे आओगे तो एक्टिन फिलामेंट के अंदर देखो क्या क्या है. एक तो एक्टिन फिलामेंट है जो कि सिर्फ जी लाइन को अटैच हो रहा है विद द हेल्प ऑफ अल्फा एक्टिनिन. जो प्रोटीन एक्टिन फिलामेंट को जी लाइन के साथ जोड़ेगी उसका नाम है अल्फा एक्टिनिन. ठीक है, और जो प्रोटीन इस थिक फिलामेंट को जी लाइन के साथ जोड़ेगी उसका नाम है टाइटिन. और जो प्रोटीन थिक फिलामेंट को जोड़ेगी एम लाइन के साथ, उसका नाम होता है मीरोमाइसिन. उसका नाम होता है मीरोमाइसिन. ठीक है, तो लाइट बैंड या आपके पास एक्टिन फिलामेंट जो कि लाइट बैंड में होता है, थिन फिलामेंट, इट अटैच टू द जी लाइन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन एंड इट्स नेम इज एक्टिनिन. अब ये तीन प्रोटीन्स हैं जो आपने याद कर लेनी है, टाइटिन, एक्टिनिन, मीरोमाइसिन. आपके पास अल्फा एक्टिनिन ठीक है, और तीसरी है मीरोमाइसिन, MEROMYSIN. मीरोमाइसिन and titin, they are for the myosin filament. ठीक है, and for the actin filament we have the actinin. It is easy to remember, actin से actinin. अब आपके पास एक्टिन फिलामेंट एक लॉन्ग फिलामेंट की फॉर्म में पड़ा होता है. ठीक है, और इसके ऊपर दो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं. अब ये आपने याद रखना है, एक का नाम है ट्रोपोमाइसिन एंड अदर वन इज ट्रोपोनिन. These two protein molecules are attached to actin. ठीक है, tropomyosin located in the grooves between the two twisted actin strand. जरा ये पिक्चर देखते हैं, उससे ज्यादा क्लियर आपको हो जाएगा. ये देखो, ये आप ब्राउन कलर के बीड्स देखो. क्या ये दो स्ट्रैंड्स हैं या एक स्ट्रैंड है? और क्या ये ट्विस्टेड है या अनट्विस्टेड है? जरा ये देखो. एक्टिन फिलामेंट इज प्रेजेंट
इन द फॉर्म ऑफ टू ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स। ठीक है, तो ये दो स्ट्रैंड हैं और आप इनको आपस में अगर बल दे दो तो हम कहेंगे ये ट्विस्टेड फॉर्म में पड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो एक्टिन फिलामेंट है इसके ऊपर दो प्रोटीन अटैच हुई हुई हैं। एक है ट्रोपोमायोसिन जो कि इन ट्विस्टेड ग्रूव्स के अंदर पड़ी हुई है, जहां जहां ये ट्विस्ट होते हैं ग्रूव्स के अंदर आपको ये पड़ी हुई नजर आएगी। और एक वो कह रहा है कि आपके पास ट्रोपोनिन है। अब ट्रोपोनिन की आगे से तीन आपको मॉलिक्यूल, तीन पोर्शंस नजर आ रही हैं, तीन सब पोर्शन नजर आ रही हैं। क्या ये किसी बच्चे को याद है तीन सब पोर्शन? ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी। क्या ये याद आए आपको? टीएनटी, टीएनआई, टीएनसी। ये किसी टीवी चैनल के तो बेटा नाम नहीं मैं ले रही, थोड़ा बहुत ये बेटा एमटीवी का नाम नहीं मैं ले रही, टीएनटी जो आपको उससे याद है, या इस प्रोटीन के तीन पोर्शन है। अच्छा, अब आपको दोबारा मैं रिपीट करवाती हूँ, रटवा देती हूँ, मेरे साथ याद कर लो। पहली बात, एक्टिन फिलामेंट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्विस्टेड डबल स्ट्रैंड। क्या ये है? टू ट्विस्टेड स्ट्रैंड है क्लास। क्या टू ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स देख सकते हो? इसके ऊपर जो ग्रीन कलर का मॉलिक्यूल है, जो ग्रीन कलर की प्रोटीन है, उसका नाम ट्रोपोमायोसिन है। ट्रोपोमायोसिन इन ग्रूव्स के अंदर पड़ी होगी जो कि एक्टिन के ऊपर है। ठीक है, फिर आप ट्रोपोनिन को देखो। ट्रोपोनिन वो मेन चीज है जिससे सारा कुछ करना है, ये एमसीक्यू में बहुत 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 दफा आता है। ट्रोपोनिन के तीन सब यूनिट्स हैं, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी। जो ट्रोपोनिन टी है वो जुड़ता है ट्रोपोमायोसिन के साथ। ट्रोपोनिन का जो पोर्शन टी है इट विल कनेक्ट फॉर द ट्रोपोनिन मायोसिन। जो ट्रोपोनिन सी है वो कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा, और जो ट्रोपोनिन आई है वो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर वो जगह को अनमास्क करेगा आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ द कैल्शियम विद द ट्रोपोनिन सी, ताकि जो ग्लोबुलर हेड है वो एक्टिन फिलामेंट को इंटरेक्ट करके ड्रैग करके अंदर खींच सके। बिल्कुल सही। ये अब आपने हमेशा याद रखना है, ये बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ट्रोपोनिन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इट हैज थ्री सब यूनिट्स। ठीक है, पहले क्या ट्रोपोनिन क्या है? इट इज अ प्रोटीन। ट्रोपोनिन क्या है? इट इज अ प्रोटीन। इसके तीन सब यूनिट्स हैं। नंबर वन, टीएनटी, टीएनसी एंड टीएनआई। टीएनटी फॉर ट्रोपोमाइसिन, टीएनसी फॉर कैल्शियम एंड ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन आई आम हालात में जब कैल्शियम रिलीज नहीं हुआ होता तो ये एक्टिन के ऊपर, एक्टिन फिलामेंट पे उस साइट को मास्क करके रखती है ताकि ग्लोबुलर हेड इंटरेक्ट ना कर सके। जब कैल्शियम आके अटैच होगी तो ये ट्रोपोनिन आई एक्टिन फिलामेंट के ऊपर से वो जगह को अनमास्क करेगा, सो द ग्लोबुलर हेड ऑफ द मायोसिन फिलामेंट कैन मेक द क्रॉस ब्रिजेस। सी these cross bridges over here, and in this way these heads can drag the actin filament towards the M line। ठीक है बच्चों, ये सारी बात समझ में आ गई होगी। अब तक आगे चलते हैं। क्लास, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको ये मसला ना कोई मसला पेश आ रहा हो? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और वो क्या आप 45 पूरे हो गए हो? लेट मी चेक, अब तो 41 रह गए हैं। अब तो 3 बच्चे और उस कोरोना पेशेंट के साथ चले गए हैं, भाग गए हैं वहां पे। अच्छा जी, अब आपके पास ये चार बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, ये तमाम के तमाम एमसीक्यूज हैं। नंबर एक, एक्टिन मायोफिलामेंट स्लाइडिंग ओवर एक्टिन मायोफिलामेंट स्लाइडिंग ओवर मायोसिन शॉर्टनिंग द सार्कोमेयर। पहली बात ये है कि कौन सा फिलामेंट किस पे स्लाइड कर रहा है, ये सब एमसीक्यूज हैं आपके। कौन सा फिलामेंट किस पे स्लाइड कर रहा है? एक्टिन स्लाइड करेगा ओवर द मायोसिन। इज दैट क्लियर क्लास? अच्छा, दूसरी बात, एक्टिन एंड मायोसिन डू नॉट चेंज इन लेंथ। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स डू नॉट चेंज इन द लेंथ। तीसरा, कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू इंक्रीज इन ओवरलैपिंग। कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रही है? ओवरलैपिंग इंक्रीज हो रही है बिटवीन द फिलामेंट्स। तीसरा, shortening of the sarcomere is responsible for the skeletal muscle contraction. During relaxation sarcomere lengthen। ये तमाम के तमाम एमसीक्यूज हैं जो आपको बहुत दफा आते हैं यूएचएस में और बहुत दफा पूछे जाते हैं, इनको अलग करके आपको पेश कर दिया गया है। ठीक है जी, वो पूछती हैं कि अच्छा बताओ अगर मायोफिलामेंट की लेंथ नहीं चेंज हुई है तो बताओ फिर कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो गई है, सार्कोमेयर छोटा कैसे हो गया? तो जवाब है ओवरलैपिंग।
इंक्रीज इन दी ओवरलैपिंग। वो फिर कहेंगे अच्छा बताओ कौन सा फिलामेंट किस पे स्लाइड करता है, तो एक्टिन स्लाइड करेगा ओवर द मायोसिन। और फिर वो पूछेंगे कि अच्छा बेटा किसकी लेंथ कम हो गई, सार्कोमेयर की लेंथ कम हो गई, और कौन सा जोन गायब हो जाएगा, एच जोन विल डिसअपीयर व्हेन द मसल इज फुली कॉन्ट्रैक्टेड। डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा जी, अब आपके पास क्या होगा कि आपका स्केलेटल मसल डिफरेंट तरह के कनेक्टिव टिश्यू में लिपटा हुआ होता है, ठीक है। जो सबसे पहले वाला कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको कहते हैं एपिमाइसियम। उसके बाद अगर आप देखो तो आपका मसल जो है वो छोटे छोटे बंडल्स का बना हुआ होता है, और एक बंडल को फेसिकल कहती हैं। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है कनेक्टिव टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इन स्केलेटल मसल। इसमें तस्वीर पे चलती हैं पहले, ये देखो, ये आपका पूरे का पूरा एक मसल है, ठीक है। इस मसल के अंदर देखो छोटे छोटे आपके पास फेसिकल्स पड़े हुए हैं। कितने फेसिकल्स हैं, कैन यू काउंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कितने फेसिकल्स पड़े हुए हैं क्लास? हाउ मेनी फेसिकल्स? 10। फेसिकल का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फेसिकल क्लास? फेसिकल का क्या मतलब है? बंडल, वेरी गुड। और इस बंडल के अंदर देखो कि आपके पास मसल फाइबर है, यानी कि मसल सेल है। और इस मसल फाइबर है, इस बंडल, ये बंडल किसका बना हुआ है, मसल फाइबर का। मसल फाइबर क्या है, मसल सेल। अब इस मसल सेल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये है मायोफिब्रिल्स, यानी एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। आई रिपीट, पहले आपका पूरा मसल है, मसल के अंदर बंडल्स हैं विच आर कॉल्ड द फेसिकल। फिर इन फेसिकल्स के अंदर आपके पास मसल सेल पड़े हुए हैं, और मसल सेल के अंदर ये मायोफिब्रिल्स हैं। आपके पास एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो पूरे के पूरे स्केलेटल मसल को बाहर से कवर करेगा, उसका नाम होगा एपिमाइसियम। हमेशा याद रखो जो कनेक्टिव टिश्यू बाहर की तरफ होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो एपिमाइसियम किसका बना होगा, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। उसके बाद आपके पास देखो कि ये वाला जो एपिमाइसियम का कनेक्टिव टिश्यू है ना, ये अंदर को आकर सेप्टास बना रहा है। ये देखो, ये बाहर वाला कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एपिमाइसियम है। इट विल कम इनवर्ट, फॉर्म द सेप्टास एंड डिवाइड द मसल इनटू द बंडल्स, ठीक है। अब ये वाला कनेक्टिव टिश्यू जो फेसिकल्स को सराउंड कर रहा है इसको कहेंगे पेरीमाइसियम। ये लेस डेंस होगा इन कंपैरिजन टू द एपिमाइसियम। और उसके बाद आप एक फेसिकल के अंदर देखो, ये जो कनेक्टिव टिश्यू पेरीमाइसियम था, ये अपने सेप्टस फर्दर इनवर्ट सेंड करेगा और हर मसल सेल के गिर्द कनेक्टिव टिश्यू बना देगा, इसको कहेंगे एंडोमाइसियम। अब आप मुझे इस सवाल का जवाब दो कि कनेक्टिव टिश्यू which surround the individual muscle fiber, what do you call it? एक अकेले मसल फाइबर के बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू होगा उसको आप क्या कहोगे, एंडोमाइसियम। वेरी गुड। जो एक फेसिकल के बाहर होगा वो क्या होगा, एक फेसिकल के बाहर जो होगा उसको क्या कहोगे, पेरी। और जो पूरे मसल के बाहर होगा, पूरे मसल के बाहर होगा एपी। अब आप एक एक चीज याद रखो, आपसे एक स्टूडेंट पूछ सकते हैं बताओ बेटा, हाँ ये तो 5 मिनट रह गए हैं बच्चों, हमने तो बाकी 2 मसल भी करने थे। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये हो गया हमारे पास। अच्छा, एक आपके पास ये होता है जिसको कहते हैं ट्राइएट, ठीक है। ये आपने ट्राइएट होता है, फिजियोलॉजी वालों ने आपको पढ़ाया हो, क्या पढ़ाया उन्होंने ट्राइएट? ट्राइएट क्या होता है क्लास, जल्दी से शेयर करो। डू यू नो व्हाट इज ट्राइएट क्लास? नो। अच्छा, ट्राइएट क्या होता है कि आपके जो स्केलेटल मसल होता है, ये देखो स्केलेटल मसल आपका पड़ा हुआ है। स्केलेटल मसल में हमने फैसला किया था हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा होता है ना, ये फैसला किया था ना, उसको हमने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया था, ठीक है। अब ये जो सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये इन्वेजिनेट करके ये टी ट्यूब्यूल्स बना देती है, फिंगर लाइक इन्वेजिनेशन बनाती है जिसको हम टी ट्यूब्यूल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बाहर ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और अंदर इसके फिंगर लाइक सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन होती है जिसको हम टी ट्यूब्यूल कहते हैं। टी ट्यूब्यूल वोल्टेज सेंसर है, जब आपकी सेल मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन होती है तो ये उसको सेंस करता है, और वो साथ पड़ा हुआ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर कैल्शियम रिलीज करता है, कैल्शियम फिर जाकर ट्रोपोनिन सी पे अटैच करता है,
ट्रोपोनिन आई फिर एक्टिन की वजह का अनमास्क करता है, तो ग्लोबुलर हेड अटैच होकर कंट्रैक्शन कर देता है। इस अरेंजमेंट को ट्राइएड कहते हैं। सो ट्राइएड कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर्न, सिस्टर्न होती है सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं सिस्टर्न। टू टर्मिनल सिस्टर्न ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद द टी ट्यूब्यूल इन द सेंटर। तो ये कितने यूनिट बन गए? दो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टर्मिनल सिस्टर्न और एक बीच में पड़ी हुई टी ट्यूब्यूल। These three together constitute the triad। ठीक है। अच्छा, ये ट्राइएड आपके पास होता है स्केलेटल मसल में, जबकि कार्डियक मसल में आपके पास होता है डाइएट। कार्डियक मसल में डाइएट होता है, कार्डियक मसल में क्या होता है? सिर्फ एक टी ट्यूब्यूल होती है और एक ही टर्मिनल सिस्टर्न होता है। तो कार्डियक मसल में डाइएट होगा, DIAD डाइएट, और स्केलेटल मसल में ट्राइएड होगा, यानी कि दो टर्मिनल सिस्टर्न और एक टी ट्यूब्यूल। अच्छा जी, उसके बाद कार्डियक मसल की इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके अंदर ना इंटरकलेटेड डिस्क होती है, और इंटरकलेटेड डिस्क क्या करती है? एक मसल सेल को दूसरे मसल सेल के साथ जोड़ती है। इसमें 3 जंक्शन होती हैं, एक होता है गैप जंक्शन, एक होता है डेस्मोसोम, एक होता है फेशियल एडहेरेंस। आगे चलेंगे, स्मूथ मसल फ्यूजिफॉर्म शेप आप देख चुके हो इसकी। स्मूथ मसल में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बतानी है ना वो ये है डेंस बॉडीज। स्मूथ मसल के अंदर डेंस बॉडीज होती हैं विच प्रोवाइड द प्लेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ द फिलामेंट्स। ये जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं ना, ये इंसर्ट करते हैं इनटू द डेंस बॉडीज। उधर तो आपके पास जी लाइन और एम लाइन थी ना फिलामेंट्स को अटैच करने के लिए कार्डियक और स्केलेटल में। कार्डियक और स्केलेटल एक ही तरह का पैटर्न होता है, दोनों सार्कोमियर बनाते हैं, दोनों में एक ही जैसी चीजें होती हैं, सवाए इसके कि कार्डियक मसल में इंटरकलेटेड डिस्क होती है। अच्छा, और जब ब्रांचिंग पैटर्न शो कर रहा होता है। स्मूथ मसल के अंदर कोई जी लाइन नहीं है, स्मूथ मसल में कोई एम लाइन नहीं है, तो फिलामेंट कहाँ अटैच होंगे? फिलामेंट अटैच होंगे डेंस बॉडीज को। बस ये पॉइंट आपने पक्का याद रखना है कि डेंस बॉडीज they are provide the site for the attachment of the filaments in the smooth muscle। क्या ये बात याद रखोगे बेटा? dense bodies is the characteristic feature of the smooth muscle। dense bodies characteristic feature of the smooth muscle, and they provide the site for the attachment of the filaments, and they are present in comparison to the M line and Z line in the skeletal and cardiac muscle। एक और चीज है जिसको कहते हैं केवियोली। ठीक है, एक और चीज है जिसको आपने याद रखना है, केवियोली। बस एक ही नाम आपने स्मूथ मसल भी याद रखना है। केवियोली क्या है कि सेल मेम्ब्रेन ऑफ द स्मूथ मसल इट शोज द फिंगर लाइक इन्वेजिनेशन। अब फिंगर लाइक इन्वेजिनेशन सार्कोलेमा की तो स्केलेटल मसल में भी बनी थी, तो स्केलेटल मसल में हमने उनको क्या नाम दिया था? जल्दी बताओ। स्केलेटल मसल में जो सार्कोलेमा की फिंगर लाइक इन्वेजिनेशन बनी थी, व्हाट नेम वी हैव गिवन टू देम? हमने उनको क्या नाम दिया था? टी ट्यूब्यूल। वेरी गुड। तो आपसे ये बड़ा कॉमनली पूछा जाता है कि बेटा जो टी ट्यूब्यूल है स्केलेटल और कार्डियक मसल की, उसके कंपैरिजन में स्मूथ मसल में क्या पड़ा होता है? तो आपका जवाब आएगा केवियोली। दोनों सेम चीज है, दोनों बन रही हैं सार्कोलेमा की इन्वेजिनेशन से, दोनों के अंदर वोल्टेज सेंसर है, दोनों ने कंट्रोल करना है कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन नाम फर्क हो गया। स्मूथ मसल में इसका नाम क्या है? केवियोली, और स्केलेटल और कार्डियक मसल में इसका क्या नाम है? टी ट्यूब्यूल। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपने याद रखना है। Gap junctions are present in the smooth muscle. Gap junctions are present in the cardiac muscle, but no gap junctions are present in the skeletal muscle। चलो बताओ, skeletal muscle में कौन सा जंक्शन नहीं होगा? जल्दी से बताओ। Gap junction is not present in the skeletal muscle, but gap junctions are present in the smooth muscle and cardiac muscle। अच्छा, अब नीचे एक बड़ा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, माइक्रोस्कोपिक हिस्टोलॉजिकल डिफरेंसेस लिखो बिटवीन द कार्डियक स्केलेटल एंड स्मूथ। तो ये माइक्रोस्कोपिक डिफरेंसेस हैं, जल्दी से इसकी पिक्चर ले लो। प्लीज टेक द पिक्चर। आप को माइक्रोस्कोपिक पिक्चर कहा जाता है, आप पता है क्या क्या लिख देते हो? जी इसकी लेंथ इतनी है और इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है और ऐसी अजीब अजीब बातें लिख देते हो। तो टेक द पिक्चर ऑफ दिस स्लाइड। This is the exact answer when someone will ask you to write down the
हिस्टोलॉजिकल डिफरेंसेस जो कि आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो बिटवीन दी स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ, और ये वो सारी वही बातें जो हम पढ़ चुके हैं। क्या आपने पिक्चर ले ली है क्लास? Class, have you taken the picture? Did you understood the lecture? Did you enjoy the lecture? Okay beta, khuda hafiz, thank you.